हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो 3rd स्टार्ट करूंगा। इससे पहले के वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट सीखा है, मोल्स को निकालने के तरीके सीखे हैं और उसके बाद हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सीखा है और परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्योरिटी भी हमने सीखा है। आज के इस वीडियो में हम स्टाइकोमेट्री को सीखेंगे। क्या होता है स्टाइकोमेट्री और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हम देखेंगे। केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं उनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में कोई ना कोई एक डेफिनेट रेशियो, एक फिक्स रेशियो होता है। उन रेशियो की हेल्प से हम प्रोडक्ट को निकालते हैं या रिएक्टेंट कितना लें, कितना रिएक्टेंट लें तो हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, ये सब हम स्टाइकोमेट्री में पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टाइकोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टाइकोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, स्टाइकोमेट्री के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लाइक वॉल्यूमेट्री, लाइक ईडियोमेट्री, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे स्टाइकोमेट्री और स्टाइकोमेट्री से हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं हम आज ये सीखेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के एंड तक आपको स्टाइकोमेट्री की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दोनों तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी, देखिएगा आप। अगर हम स्टाइकोमेट्री की बात करें तो जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, और ये मैंने बैलेंस्ड रिएक्शन लिखी है। ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। N2 के जो पहले लिखा हुआ है उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स, यानी N2 के पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1। तो यहां पर N2 का स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना हुआ? 1। H2 का स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना हुआ? 3। और NH3 का स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना हुआ? 2। तो ये रिएक्शन हमको सिंपल लैंग्वेज में हमसे क्या कहती है? ये रिएक्शन कहती है कि 1 मोल N2 का जब 3 मोल H2 से रिएक्शन करता है तो हमको अमोनिया का 2 मोल मिलता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल आराम से समझिए। N2 का 1 मोल जब H2 के 3 मोल से रिएक्शन करता है तो हमको अमोनिया के 2 मोल मिलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आते हैं, वो कह सकता है आपसे कि मान लीजिए हम H2 के 10 मोल लें तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, या मान लीजिए N2 के 20, H2 के 40, तो बताइए अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। या वो ये पूछ सकता है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन कौन कितने अमाउंट में बचेगा। तो वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम पूछ सकता है। अब अगर हम स्टाइकोमेट्री की बात करें तो स्टाइकोमेट्री सॉल्व करने के भी बहुत सारे मेथड हैं। स्टाइकोमेट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा और आप किसी भी मेथड से स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें से पहला मेथड है मोल मोल एनालिसिस। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड बड़ा सिंपल होता है, दैट इज लाइक यूनिटरी मेथड, जो आप बचपन से करते चले आ रहे हो। और तीसरा मेथड होता है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। हम तीनों मेथड सीखेंगे। पहला कौन सा मेथड है? मोल मोल एनालिसिस क्या होता है, अभी हम देखने जा रहे हैं। दूसरा मेथड है यूनिटरी मेथड और तीसरा मेथड है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। याद रखिएगा कि अगर आपको ये पहले 2 मेथड यूज करने हैं तो उन दोनों मेथड में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बार बार बोलेंगे BCR, यानी कि अगर आपको मोल मोल एनालिसिस और यूनिटरी मेथड यूज करना है तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हमें यूज करना होगा। बट अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज करते हैं तो हम
विदाउट बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन वहां ऑप्ट करते हैं जब हमारे लिए किसी रिएक्शन को बैलेंस करना दिक्कत भरा होता है, और अगर हम रिएक्शंस को आसानी से बैलेंस कर पा रहे हैं तो हम मोल मोल एनालिसिस या यूनिटरी मेथड में से कोई एक मेथड ऑप्ट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है मोल मोल एनालिसिस। तो अब स्टार्ट हो रहा है मोल मोल एनालिसिस। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मोल मोल एनालिसिस, और आप देखिएगा कि कितनी आसानी से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या है मोल मोल एनालिसिस? तो मैंने एक रिएक्शन लिखी N2 प्लस 3H2, इट गिव्स 2NH3। सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? जी हाँ, ये रिएक्शन बैलेंस है। N2 यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, H2 यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। हाँ, ये रिएक्शन केमिकली बैलेंस्ड है, तो यानी यहाँ पर हम मोल मोल एनालिसिस पुट कर सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर N2 का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पर H2 का कोफिशिएंट कितना है? 3। और NH3 का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो क्या होता है मोल मोल एनालिसिस? देखिए हम लिखते हैं मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, that is equal to moles of H2 divided by stoichiometric coefficient, and that is equal to moles of NH3 divided by stoichiometric coefficients। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर अभी आपने बोला था कि N2 के आगे 1 लिखा है तो उसका 1 मोल, ये जो मोल हैं या ये मोल या ये मोल, ये वो मोल्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया जाएगा। जैसे वो कहेगा कि N2 के अगर 10 मोल लिए गए तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? तो N2 के कितने मोल लिए गए? 10 मोल। तो आप यहां पर किसको रखोगे? 10। ठीक है। या उसने कह दिया कि मान लीजिए हाइड्रोजन के 20 मोल लिए गए, तो बताइए अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? तो आप यहां पर मोल्स की जगह कितना रखोगे? 20। यानी यहां पर वो मोल्स रखे जाते हैं जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिए जाते हैं। ठीक है। एक रिएक्शंस का हम मोल मोल एनालिसिस और करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम में कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो बहुत बार हम रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर पाते, और रिएक्शन को जब हम बैलेंस नहीं कर पाते तो हम मोल मोल एनालिसिस भी नहीं लगाते। देखिए न्यूमेरिकल में ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे। वो हो सकता है कि केवल लैंग्वेज ऐसी यूज करे। कैसे? जैसे वो पूछेगा हाउ मच अमोनिया विल बी फॉर्म बाई टेकिंग 20 मोल हाइड्रोजन इन हैबर प्रोसेस। अब इस पूरे न्यूमेरिकल में कहीं भी उसने रिएक्शन नहीं लिखी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की तो बात ही अलग है। ऐसे ही वो मान लीजिए दे देगा कि हाउ मच CO2 विल बी इवॉल्व बाई कंबशन ऑफ 20 ग्राम CH4। तो अब देखिए उसने कहीं पर भी रिएक्शंस को नहीं लिखा। तो हमको कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के कंबशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन देखें तो इसका एक शॉर्टकट है, वो कुछ इस तरीके से है, लाइक CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4O2 एंड दैट गिव्स XCO2 प्लस Y बाई 2H2O। जहां पर X और Y क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे बैलेंस CH4 की रिएक्शन यानी मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी है, तो यहां पर X की वैल्यू है 1 और Y की वैल्यू है 4। ठीक है। तो हम लिखेंगे CH4 प्लस X यानी 1 प्लस 4 बाई 4 O2
दैट गिव्स XCO2 यानी 1 CO2 प्लस 4/2 H2O। 4/4 होगा 1 और 1 + 1 हो जाएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा 2O2। ऐसे ही 1 CO2 और 4/2 का आ जाएगा 2 H2O, यानी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। थोड़ा पास लिख देते हैं 2O2, यानी ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का कंबशन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के लिए वैलिड है। तो आप ये मत परेशान होइएगा कि ये सिर्फ मीथेन के लिए वैलिड है या एल्केन के लिए वैलिड है, ये तीनों के लिए वैलिड है। ठीक है, तो अभी तक आपने ये, अब मान लीजिए, हाँ चलिए, तो अब मान लीजिए हमको यहां पर मोल मोल एनालिसिस यूज करना है। तो मैं अब मोल्स को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां मैं लिखे दे रहा हूं कि मैं मोल्स को रिप्रेजेंट करूंगा n से, याद रखिएगा। तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट moles of CO2 divided by stoichiometric coefficients and that is equal to moles of H2O divided by stoichiometric coefficient। अभी CH4 का stoichiometric coefficient कितना है 1, O2 का stoichiometric coefficient कितना है 2 और CO2 का stoichiometric coefficient कितना है 1 और H2O का stoichiometric coefficient कितना है 2। तो हमने ये लिख दिया। ऐसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो अब आप लोग बताइए यहां पर कितना आएगा 1 करेक्ट, यहां पर कितना आएगा 3 करेक्ट और यहां पर कितना आएगा 2 करेक्ट। तो ये आपने इसको देख लिया कि कैसे हम मोल मोल एनालिसिस यूज करते हैं और अब इसकी हेल्प से आपके न्यूमेरिकल फटाफट निकलेंगे। केस 1 देखते हैं, मैं आपको केस करके पढ़ा रहा हूं जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। केस फर्स्ट है हमारा when only one reactant is given। जब केवल एक ही रिएक्टेंट दिया हो, तो आपको ऐसी रिएक्शंस बहुत पता होंगी जिनमें एक रिएक्टेंट होता है, जैसे किसी का डिकम्पोजिशन, किसी को हीट करते हैं, जैसे एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और बनती है CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमारा बना कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना CO2। अगर ये कंटेनर ओपन है तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और रेसिड्यू क्या बच जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मच CO2 will be evolved by combustion of 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मैंने बोला, हमारी ये रिएक्शन है, इसको अंडरलाइन कर लिया मैंने। क्वेश्चन ये है कि कितनी CO2 निकलेगी अगर हम 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। हाँ जी बिल्कुल, ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो हम लगा देते हैं मोल मोल एनालिसिस। अब इस चीज का एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपसे क्या पूछा है, CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब है कि आपको जो मोल मोल एनालिसिस लगानी है उसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड वाला स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस स्टेप को बाईपास कर दो, सीधे हम यहां लिखेंगे मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। इतने तो आप समझदार हो ही गए होंगे। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल होंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको मोल निकालना नहीं आता है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको मोल निकालना सिखाया है। फिलहाल मैं बता दूं कि यहां पर मोल होंगे, वेट कितना दिया गया है 50 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 100। बेटा ये बहुत ज़्यादा गलती होती है
लोग क्या कर देते हैं 100/50, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस मेथड से चलोगे और जो आपका राइट आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में दिया होगा और आपको लगेगा कि वो ठीक है और आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे, जबकि वो गलत होगा। तो यहां पर मोल्स कितने आए 0.5। आइए इसको यहां रख देते हैं। तो 0.5 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1, यानी मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया 0.5। अब अगर यहां पर CO2 के मोल पूछे गए हैं तो आपका आंसर आ गया है कितना 0.5 आंसर। और अगर मान लीजिए यहां पर वॉल्यूम पूछा गया होता तो वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। हमको पता है एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो 0.45 यानी हाफ मोल का कितना होगा 11.2 लीटर। तो जो पूछा गया हो उसके हिसाब से हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। अब मैंने एक मेथड और बताया था कि यूनिटरी मेथड भी हम उसके लगा सकते हैं, तो वो मेथड अभी आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए यूनिटरी मेथड क्या है वो भी देख लेते हैं। तो मैं पहले इसको रब करना पड़ेगा, या मैं रब नहीं करता हूं क्योंकि आंसर सेम आना है, तो इसलिए मैं रब नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से जब कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल हीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल मिलता है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल CO2। तो मोल हमने कितने लिए हैं 0.5, तो 0.5 कितना देगा 0.5 मोल CO2 आ गया आंसर। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि यूनिटरी मेथड हमारे लिए सर कितना आसान है, फालतू का इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको मोल मोल एनालिसिस अच्छा लगने लगेगा एज कंपेयर टू द यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना केस नंबर 2, या चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। हाउ मच रेसिड्यू विल बी formed by combustion of 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। हाउ मच, चलिए ठीक है, हाउ मच रेसिड्यू विल बी फॉर्म बाय कंबशन ऑफ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। रेसिड्यू कितना बचेगा, इसका मतलब है कि जब मैंने अभी आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसका मतलब है कि गैस निकल गई। गैस अगर कंटेनर ओपन है तो ओपन कंटेनर में गैस नहीं बचेगी, सिर्फ क्या बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और वही होगा आपका रेसिड्यू। तो बेटा इस प्रॉब्लम के साथ साथ आपको बहुत सारी रिएक्शंस भी आना बहुत ज़रूरी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको रिएक्शंस कहाँ से, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ रिएक्शंस नहीं मिलती हैं, फिर भी आपको रिएक्शंस आना बहुत ज़रूरी हैं। तो बड़ा सिंपल मेथड है, चाहे तो आप मोल मोल एनालिसिस लगाएं और चाहे आप यूनिटरी मेथड लगाएं। ठीक है, तो अगर 1 मोल इसका कितना मोल दे रहा है 1 मोल, यानी 1 मोल से आपका कितना CaCO3 कितना मिल रहा है 1 मोल CaO। तो यहाँ पर लिया कितना गया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में 100/100 कितना आया 1 मोल। ऑब्वियस सी बात है, तो हमारा 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अगर यहाँ पर मोल पूछा गया होता तो हमारा आंसर कितना है 1 मोल, और अगर वेट पूछा गया होता तो हम क्या करते, मोल इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल है 1, वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 56 कैल्शियम ऑक्साइड का, तो हमारा वेट आ गया 56 ग्राम। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल और कर लिया। अब हम तीसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। केस सेकंड हमारा कहता है व्हेन 2 रिएक्टेंट इज गिवन, when 2 reactant is given but in formation of only 1 reactant is given,
कि रिएक्टेंट तो दो हैं लेकिन इंफॉर्मेशन केवल एक के बारे में ही दी गई है। तो ये ठीक वही केस है जो हम लोग केस फर्स्ट देख के आए हैं, ये वही केस है, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही केस, बस यहाँ पर रिएक्टेंट दो होंगे लेकिन अगर इंफॉर्मेशन एक के बारे में दी गई है तो हम ठीक पहले वाला मेथड ऑप्ट करेंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच CO2 विल बी इवॉल्व, हाउ मच की जगह मैं यहां कर देता हूं इन लीटर, यानी वॉल्यूम पूछा जा रहा है, विल बी इवॉल्व बाई कंबशन ऑफ, यहां ले लिया मैंने 32 ग्राम CH4, हाउ मच CO2 विल बी इवॉल्व बाई कंबशन ऑफ 32 ग्राम CH4। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो एक बार मैं रिएक्शन बैलेंस कर चुका हूं तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा उसको बैलेंस करके। तो CH4 + 2O2 इट गिव्स CO2 + 2H2O। आपसे क्या पूछा गया है, CO2 और क्या दिया गया है, CH4, तो आप मोल मोल एनालिसिस लगा दीजिए किसके बीच में, CH4 और CO2 के बीच में। तो सबसे पहले तो आप मोल पता कर लीजिए, तो 32/16 यानी 2 मोल, आप मोल मोल एनालिसिस लगाइए, मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाई स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट यानी 1, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1। तो मोल्स ऑफ CH4 कितना है, 2/1 इक्वल टू NCO2/1, यानी मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए, 2 मोल। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है वॉल्यूम, क्योंकि लीटर में पूछा गया है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर। तो ये केस 2 है। यहां तक स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम बड़ी आसान रहती हैं, लेकिन इसके बाद जो केस 3 है उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। केस 3 है when 2 reactant is given and information of both reactant is given। क्या बोला गया है, जब आपको 2 रिएक्टेंट दिए जाएं और दोनों की इंफॉर्मेशन दी जाए, तब देखिए, जैसे कि मैंने कहा N2 + 3H2 इट गिव्स ट्वाइस NH3, ठीक है, और मैंने कहा कि N2 के लिए गए हैं 10 मोल और H2 के लिए गए हैं 20 मोल, और मैंने पूछा बताइए अमोनिया कितने मोल बनेगी। तो यहां पर जो सबसे पहली दिक्कत आती है वो ये आती है कि अभी तक मैंने आपको मोल मोल एनालिसिस बताया था कि मैंने कहा था कि जो पूछा गया हो और जो दिया गया हो उनके बीच में क्या लगा दीजिए, मोल मोल एनालिसिस, और आपका आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत यह है कि पूछा ये गया है और दिए दोनों गए हैं, तो अब हम किसके और किसके बीच में मोल मोल एनालिसिस लगाएं, नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में या हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में। तो इसका जवाब देगा हमारा एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट जानेंगे कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, जैसे आप सपोज कि एक मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, और वो मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री एक दिन में 10 कीपैड बनाती है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है कि 10, लेकिन हम एक कल्पना कर रहे हैं, सपोज मैंने पहले ही बोल दिया कि एक मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री है और वो एक दिन में 10 कीपैड बनाती है, ठीक है, और 10 बैटरी बनाती है, मतलब सारे पार्ट्स 10-10 बनाती है, बट कैमरा सिर्फ 5 बनाती है, मतलब सारे पार्ट्स 10-10 और कैमरा सिर्फ 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कंप्लीट मोबाइल कितने बनेंगे, तो आपका आंसर कितना होगा, 5। हालांकि सारे पार्ट्स 10-10 थे, लेकिन चूंकि कैमरा 5 था, कैमरे कितने थे, 5, तो अगर मैं कंप्लीट मोबाइल देखूंगा तो केवल 5 होंगे। और अगर उस आप फैक्ट्री का विजिट करो तो एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब कंप्लीट मोबाइल बन गए होंगे, तो आपको क्या वहां पर कैमरे नजर आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि 5 ही कैमरे बने और 5 कहां यूज हो गए, कैमरे मोबाइल के अंदर।
आपको वहां पर क्या नजर आएगा? आपको वहां पर नजर आएगा जो चीजें ज्यादा बनी थी, जैसे 10 कीपैड बने थे और 5 कहां चले गए? मोबाइल बनाने में, तो 5 कीपैड आपको नजर आएंगे। ऐसे ही इन अ सिमिलर मैनर आपको बैटरी भी नजर आएंगी 5, क्योंकि 10 बनी थी और 5 कहां चली गई? 5 चली गई मोबाइल बनाने में, यानी ये कंप्लीट मोबाइल के अंदर, और 5 आपकी रह गई। तो यहां पर जो कैमरा है वो काम कर रहा है एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। कैसा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहेंगे? तो केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पूरी केमिकल रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाता है, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है दैट कंज्यूम टोटली, दैट कंज्यूम कंप्लीटली कह दीजिए, ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और अब यहां पर दिक्कत खत्म। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी, यानी अगर आपको दोनों रिएक्टेंट्स में यह पता चल जाए कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है तो आप आसानी से मोल मोल एनालिसिस यूज कर सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम मात्रा में होता है, कम अमाउंट में होता है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब आप जरा इस रिएक्शंस को ध्यान से देखिए। N2 के यहां पर 10 मोल दिए गए हैं और H2 के यहां पर 20 मोल दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि अमोनिया कितनी बनेगी। मैं पूछ रहा हूं, मैंने क्वेश्चन अभी नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, अमोनिया कितनी बनेगी वॉल्यूम में पूछ रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? वीडियो को पॉज करिए और बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। ठीक है, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 10 है, ये 20 है, सर ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो ये गलत है। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा हाइड्रोजन। कैसे? तो इसीलिए मैंने आपको मोल मोल एनालिसिस पढ़ाया था। इस बात का जवाब मोल मोल एनालिसिस से हमको तुरंत पता चल जाएगा। आइए लगाते हैं मोल मोल एनालिसिस। तो देखिए, NN2 डिवाइड बाई 1 एंड दैट इज इक्वल टू NH2 डिवाइड बाई 3। तो 10/1 एंड दैट इज इक्वल टू 20/3। तो ये आया 10 और ये आया 6.6। अब कम कौन है? ये। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट है ठीक है। एक मैं और मेथड से आपको बता देता हूं, लाइक यूनिटरी मेथड। कैसे? कि अगर हम रिएक्शंस को देखें तो हमको पता चल रहा है कि 1 मोल N2 के लिए H2 कितना चाहिए? 3 मोल। यानी अगर N2 का 1 मोल है तो H2 का कितना मोल चाहिए? 3 मोल। यहां N2 के कितने मोल हैं? 10 मोल। तो H2 कितना चाहिए? 30 मोल। और दिया कितना गया है? 20। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 N2 तो 3 H2, तो अगर 10 मोल N2 तो हमें कितने चाहिए? 30 मोल H2। तो अगर यहां पर 30 मोल दिए गए होते तो ये आपस में बराबर होते, लेकिन यहां पर चूंकि मोल्स चाहिए कितने H2 के? 30, और दिए कितने गए हैं? 20। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहां पर क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। बड़ी आसानी से आपने पता कर लिया। और अब मेरा क्वेश्चन है कि अमोनिया कितनी बनेगी। तो जब आपको, जैसे ही आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए, आप लिमिटिंग रिएजेंट और जो पूछा गया है उसके बीच में क्या लगा देंगे? मोल मोल एनालिसिस। तो आइए लगा देते हैं। तो मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई 3, मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाई 2, मोल्स ऑफ H2 दिए गए हैं 20/3, दैट इज इक्वल टू NNH3/2। तो मोल्स ऑफ NH3 कितने आ गए? 40/3 मोल। ये आपका आंसर आ गया।
मेथड एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, मोल मोल एनालिसिस लगा के पता करना है कि कौन सा यहाँ पर LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट है। और जब आपको, अच्छा अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये एक्सेस रिएजेंट है, ये ज़्यादा है। आपको लिमिटिंग रिएजेंट जैसे पता चल जाए, आप जो चीज़ पूछी गई है और लिमिटिंग रिएजेंट के बीच में क्या लगा दीजिए, मोल मोल एनालिसिस, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा वॉल्यूम पूछा गया था तो भी कोई बात नहीं, तो अगर वॉल्यूम पूछा गया है तो 40/3 इंटू 22.4 लीटर आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन एक और देते हैं कि आपको ये बताना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट में कौन बचेगा और कितना बचेगा, है ना, कौन बचेगा और कितना बचेगा। तो ये जवाब तो आपको मिल गया कि सर H2 तो खत्म हो जाएगा, N2 बचेगा। अब क्वेश्चन है मेरा कितना बचेगा, तो आइए वो भी देख लेते हैं। फिर से आप लगाइए NN2/1 NH2/3, तो 10/1 दैट इज इक्वल टू 20/3। तो ये कितना आया 10 और ये कितना आया 6.6। तो ये कंप्लीटली खत्म होना है, ये बचना है, तो इसका 6.6 इसके 6.6 से रिएक्शन कर जाएगा। तो आंसर कितना आया 10 - 6.6, तो ये आ गया 3.4 मोल किसके N2 रिमेन। और अब मैं इसको यूनिटरी मेथड से आपको प्रूव कर देता हूं कि देखें क्या यूनिटरी मेथड से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। आइए देखते हैं। जब हमारा 3 मोल H2 था तो हमको कितने मोल N2 चाहिए थे, 1 मोल। मैं इसको रब कर दूं, मैं इसका आंसर लिख ले रहा हूं 3.4 और मैं इसको रब कर रहा हूं। आंसर हमारा इससे पहले आया है 3.4 मोल N2। ठीक है, तो अब हम यूनिटरी मेथड से भी देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो हमारा 3 मोल H2 रिएक्ट करता था 1 मोल N2 से। ठीक है, तो हमारा यूनिटरी मेथड 1 मोल H2 कितने से करेगा 1/3 मोल N2 से। तो हमारा कितने मोल दिया गया है 20 मोल, तो हमारा 20 मोल H2 कितने से रिएक्शन करेगा 20/3 मोल N2 से। तो हमारा कितना आया 6.6 मोल N2 से, यानी देखिए हमारा 20 मोल H2 6.6 मोल N2 से रिएक्ट कर जाएगा। 6.6 मोल N2 यहाँ से खत्म हो जाएगी। दी कितनी गई है 10 मोल, तो जब 10 मोल दी गई है 6.6 मोल खर्च हो गई, तो बची कितनी 3.4 मोल, यानी कि हमारा आंसर दोनों से इक्वल आया है। इसका मतलब है कि हमारा मोल मोल एनालिसिस मेथड भी करेक्ट है और हमारा यूनिटरी मेथड भी करेक्ट है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको इस बात को प्रूव कर दिया। देखिए कभी कभी यूनिटरी मेथड से आप कंफ्यूज हो सकते हो, हालांकि ऐसा नहीं है कि यूनिटरी मेथड गलत है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो। बट मोल मोल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है, स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। ये जो मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा हूँ ये मैं बहुत बेसिक लेवल की करा रहा हूँ, और अगर आपको बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको क्रैश बैच सेक्शन में आपको स्टाइकोमेट्रिक की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम मिलेंगी। आप उनको सॉल्व कीजिए और उनसे रिलेटेड हमसे डाउट पूछिए। हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, मान लीजिए हमने एक वही न्यूमेरिकल उठा लिया, हमने इसके ले लिए 30 मोल और इसके ले लिए 40 मोल। तो इसके लिए हमने 30 मोल, इसके लिए 40 मोल। और चलिए मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया कि मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कौन कितना बचेगा। चलिए मैं पूछ भी लेता हूं कि ये CO2 कितना बनेगा, हाउ मच CO2 बनेगा और कौन कितना बचेगा रिएक्टेंट्स में से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहां पर भी 2 रिएक्टेंट्स दिए गए हैं और दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन, अब तो आप फटाफट शुरू किया जाए।
तो मोल्स ऑफ CH4 यानी मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स यानी 30/1, और यहाँ पे 30/1, 40/2, ये आया 30, ये आया 20, कौन कम है? O2। तो हम मोल ये नहीं, ये हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया? एक्सिस रिएजेंट। तो हमारा ये है LR, और अब हम LR और प्रोडक्ट के बीच में मोल एनालिसिस लगा देंगे। तो फिर से लगा दे रहे हैं, 40/2 दैट इज इक्वल टू CO2 बाई मोल्स ऑफ CO2/1। तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया? 40/2 मोल। अगर वॉल्यूम पूछा गया है तो 40/2 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में कौन कितना बचेगा। ठीक है। तो ये 30 है, ये 20 है, तो 20 इसके 20 से रिएक्शन करेगा, तो ये कितना बचेगा? 30 माइनस 20 यानी 10 मोल ये बच जाएगा। इसको यूनिटरी मेथड से हम प्रूव कर देते हैं कि 2 मोल O2 रिएक्ट करता है 1 मोल CH4 से, तो इसका 1 मोल O2 रिएक्ट करेगा 1/2 मोल CH4 से, तो इसका 40 मोल O2 रिएक्ट करेगा 40/2 मोल CH4 से, यानी 20 मोल CH4 से रिएक्ट करेगा, यानी 20 मोल कंज्यूम हो जाएगा। दिया कितना गया है? 30 मोल, तो 30 माइनस 20 दैट इज 10 मोल। तो देखिए आपको दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है। तो अब आप, आई होप कि आप स्टाइकोमेट्रिक की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे मोल एनालिसिस लगाइए और चाहे यूनिटरी मेथड लगाइए, एक्सिस रिएजेंट निकालने का हो चाहे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का हो, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।